4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए है। भुट्टो साहब अपनी पीक पर जितने ताकतवर थे, उतना ताकतवर पाकिस्तान में कोई सियासतदान नहीं हुआ। वो वाहिद शख्स हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं, सदर भी और सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी। और जब उनका बुरा वक्त आया तो जितना बुरा उनके साथ हुआ, उतना बुरा भी किसी के साथ नहीं हुआ। ये कहानी है कि कैसे एक बंदा जो ठीक से उर्दू भी नहीं बोल सकता था, वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी बन गया, और फिर कैसे पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान इतना कमजोर हो गया कि वो अपनी फांसी को भी ना रुकवा सका। और अगर फांसी हो गई तो फिर आज तक जिंदा कैसे हैं? आए जरा हिसाब लगाते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। किसी की बायोग्राफी लिखते हुए ये हिसाब लगाना जरूरी होता है कि उसने किस माहौल में आंख खोली है। तो आए आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी लिखते हुए उस माहौल का जरा हिसाब लगाते हैं। भुट्टो साहब के वालिद शाहनवाज भुट्टो खुद भी सिंध की एलीट से थे। वो रियासत जूनागढ़ के वजीर आजम भी रह चुके थे। उस दौर में जूनागढ़ उसी तरह रियासत थी जैसे सवात, किलात वगैरह थे, और हर रियासत का अपना वजीर आजम होता था। अंग्रेजों ने शाहनवाज भुट्टो को सर का खिताब दे रखा था, जिसका मतलब साफ है कि अंग्रेजों के सिंध में जो फेवरेट खानदान थे उनमें से एक भुट्टो का खानदान था। कहते हैं कि सर शाहनवाज भुट्टो ने ही जूनागढ़ के जो नवाब थे उनको पाकिस्तान से मिलने के लिए मजबूर किया था। मजबूर तो नहीं कहेंगे, राजी किया था, और बाद में भारत ने हमला करके जूनागढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। खैर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर वापस आते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पैदा हुए 5 जनवरी 1928 को, तो वो एक प्रिंस थे। सिंध के एक बहुत बड़े जागीरदार खानदान से उनका ताल्लुक था। अब्बा जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में थे, अंग्रेजों के चहीते थे, और एक रियासत के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट थे। इससे मजे की जिंदगी और क्या हो सकती है। नौकर चाकर, रुतबा रकबा, शोहरत, दौलत और वडेरा लाइफस्टाइल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सब कुछ विरासत में मिल रहा था। इससे बढ़कर किसी को क्या चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में जेम्स टिरबा ने एक बार भुट्टो खानदान की तारीख लिखी थी कि ये राजस्थान के राजपूतों का एक खानदान था। औरंगजेब आलमगीर के दौर में यानी लेट 1600s में मिठो नामी कोई बुजुर्ग थे जो मुसलमान हुए। उन साहब से भुट्टो खानदान शुरू हुआ था। फिर तकरीबन 150 साल बाद मीर बख्श नाम के एक साहब ने माइग्रेशन की और सिंध रतोडेरो आ गए। उन्होंने 40,000 एकड़ रकबा अपने नाम किया। कुछ खरीदा, कुछ अंग्रेजों को मजदूर फराहम करके उनसे इनाम में लिया, और कुछ पर लश्करकुशी करके कब्जा किया। यहाँ से सिंध में भुट्टो खानदान की बुनियाद पड़ी। और एक कहानी ये भी है कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में सहतू नामी एक बुजुर्ग थे जो कि 1800s में सिंध में आए, और उनका ताल्लुक राजपूत भट्टियों से था। उन्होंने सिंध में आकर भुट्टो खानदान की बुनियाद रखी। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि भुट्टो खानदान कई नस्लों से जागीरदार खानदान चला आ रहा है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा हुए थे तो नस्ल दर नस्ल एलीट खानदान में पैदा हुए थे। एक बच्चे का जो कैरेक्टर डेवलप होता है उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसका खानदान, उसका माहौल कैसा है जिसमें वो पला बड़ा है, उसे क्या वैल्यूज मिली हैं, उसके सोचने का अंदाज क्या है, वो किस चीज पर कंप्रोमाइज करेगा और किस चीज पर अड़ जाएगा। ये सब कुछ उसके मिजाज और उसके किरदार पर डिपेंड करता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आगे जाकर जो किया उसके पीछे सोच क्या थी। तो जी, भुट्टो साहब पैदा हुए थे 1928 में, यानी जब पाकिस्तान बना तो वो 19 साल के थे। उन्होंने सारी आज़ादी मूवमेंट देखी थी। अपने खानदान, अपने वालिद की मुस्लिम लीग में शमूलियत देखी थी। उन्होंने पहले दिन से टॉप लेवल की सियासत देखी थी। और मैं ये टॉप लेवल की सियासत कहकर कोई टॉन्ट नहीं मार रहा, बल्कि वाकई ही उनके वालिद साहब जो थे वो टॉप लेवल के सियासतदान थे। उस वक्त कायदे आजम के बिल्कुल शाना बशाना थे, और भुट्टो साहब भी पहले दिन से ही सियासत करना सीख रहे थे। लेकिन मिजाज के वो जागीरदार थे, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। भुट्टो साहब अभी काफी छोटे थे कि जब उनका खानदान बॉम्बे शिफ्ट हो गया। वहीं पर उनकी स्कूलिंग हुई, वहीं पर कॉलेज अटेंड किया। टोटल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम रही थी। इतनी इंग्लिश मीडियम के उन्हें ठीक से उर्दू कभी आई ही नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अमेरिका में तालीम हासिल करने चले गए। जब पाकिस्तान बना तब वो अमेरिका में ही पढ़ रहे थे। 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया। फिर उसी साल वो ऑक्सफोर्ड चले गए और वहां से लॉ में मास्टर्स किया। साथ ही पॉलिटिकल साइंस में अलग से एमएससी भी कर डाली। ये मजे की बात लगती है ना कि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी तारीख चल रही थी, मुल्क बन रहे थे, लोगों को अपने जानो माल की फिक्र थी और अपने मुस्तकबिल की फिक्र थी, और ये साहब उस वक्त भी अमेरिका जाकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। यानी इन्हें पूरी तरह से ये पता था कि इन्होंने सियासत ही करनी है। एक बात तो यहाँ पर बताना भूल ही गया कि 1943 में इनकी पहली शादी भी हो गई थी, और वो एक अरेंज मैरिज थी।
लेकिन 1951 में भुट्टो साहब ने अपनी पसंद की भी एक शादी की, और अपनी पसंद की शादी जो उन्होंने की वो एक ईरानी खातून से की, जिन्हें हम आज नुसरत भुट्टो के नाम से जानते हैं। भुट्टो साहब जब पढ़ाई और शादियों से फारिग हुए तो पाकिस्तान में डिप्लोमेट बन गए, लेकिन उनके लिए इतना काफ़ी नहीं था, वो इससे भी बहुत बड़ा ओहदा चाहते थे। और ये बात साबित होती है उन लेटर्स से जो वो उस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा को लिखा करते थे। सिकंदर मिर्ज़ा 1950s में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी बन गए थे। उनके बारे में तफसील से जनरल अयूब की बायोग्राफी में बात की है, इसलिए अभी तफसील में नहीं जाएंगे। बस इतना यहाँ पर बता देते हैं कि ये वही साहब हैं जिन्होंने जनरल अयूब को इतना पावरफुल बनाया था, और फिर जनरल अयूब ने क्या किया, ठुड्डे मारकर इनको बाहर निकाल दिया। और ये भी हम जानते हैं कि बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पूरी वफादारी और दोस्ती जनरल अयूब के साथ थी। लेकिन जनरल अयूब के मार्शल लॉ लगाने से पहले भुट्टो साहब एक डिप्लोमेट के तौर पर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जनरल सिकंदर मिर्जा को खत लिखा करते थे। इन खतूत में वो कैसी बातें करते थे, मुलाहिजा हो। अप्रैल 1958 में भुट्टो साहब जिनेवा में थे जब उन्होंने सिकंदर मिर्जा को ये खत लिखा था। मैं सिर्फ चंद सतूर लिख रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी काबिलियत के साथ अदा कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान वापसी पर अपने काम की तफसीली रिपोर्ट पेश करूँगा, और मुझे यकीन है कि आप मेरे मुल्क और अपने सदर के मफादात की खिदमत करने के लिए मेरी मुखलिसाना कोशिशों से मुतमिन होंगे। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपको अपनी कभी ना खत्म होने वाली वफादारी का यकीन दिलाना चाहता हूँ। मेरे मरहूम वालिद की वफात से ठीक 4 माह पहले उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि मैं आपके साथ हमेशा वफादार रहूँ, क्योंकि आप एक फ़र्द नहीं बल्कि एक इदारा हैं। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत बहुत कीमती हैं। जब हमारे मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो आपका नाम मिस्टर जिन्ना से भी ऊपर लिखा जाएगा। सर, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा आप मेरे मुल्क के सदर हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस पर यकीन रखता हूँ। अगर मेरे पास वज़ीर आज़म से इख्तलाफ करने की जुर्रत है तो मेरे ऊपर खुश आमद का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा सकता। अगर आप और बेगम साहिबा को यहाँ से किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हुक्म करें। अब ऐसे और भी कई खतूत हैं जिनमें भुट्टो साहब सिकंदर मिर्जा को मशवरे देते हैं, अपनी वफादारी का सबूत देते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो वज़ीर बन गए तो कैसे बेहतरीन तरीके से खिदमत सर अंजाम देंगे। अब यहाँ पे आती है एक मज़े की बात। सिर्फ 5-6 महीने बाद ही जनरल अयूब ने सिकंदर मिर्जा को खुड्डे लाइन लगा दिया। खुड्डे लाइन क्या लगाया, मुल्क से ही बाहर निकाल दिया। सिकंदर मिर्जा साहब ने उसके बाद गुर्बत में वक्त गुजारा। इवन दो वो अपनी बेगम को ये कहते थे कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं इलाज करवाने के तो हम इलाज क्यों करवा रहे हैं, और इलाज करवाने की बजाय मुझे मर जाने क्यों नहीं देती। हुकूमत पाकिस्तान का सिकंदर मिर्जा के साथ इतना बुरा रवैया रहा कि जब वो फोत हुए तो उनको दफन करने के लिए भी पाकिस्तान में उनको जगह ना दी। वो आज ईरान में दफन है। और जिस वक्त जनरल अयूब सिकंदर मिर्जा के साथ ये सब कुछ कर रहे थे, उस वक्त भुट्टो साहब जनरल अयूब साहब की तारीफें कर रहे थे जैसे वो कभी सिकंदर मिर्जा की किया करते थे। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगाया और 28 अक्टूबर को भुट्टो साहब वजीर आज़म बन गए। उसके बाद लगातार जनरल साहब की हुकूमत में 1965 तक भुट्टो साहब हुकूमत में अहम ओहदे संभालते रहे। इसी वजह से ये माना जाता है कि भुट्टो साहब वो पहले पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्हें किसी जनरल पसंद किया हो और उसे ताकतवर बनाया हो। 1965 आने तक पाकिस्तान में रिलेटिव पॉवर्टी काफ़ी बढ़ चुकी थी, यानी पाकिस्तान में गरीबों और अमीरों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया हुआ था। एक बात हर जगह पर कही जाती है कि पाकिस्तान के 22 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके दरमियान पाकिस्तान की तकरीबन सारी ताकत और दौलत है। वैसे तो उस दौर में GDP काफ़ी बड़ी थी और बहुत से मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ भी हुआ था, लेकिन उस सब का फ़ायदा ज़्यादातर एलीट क्लास को हो रहा था। जो आम आवाम थे वो ज़्यादातर जनरल अयूब को बुरा भला कहने लग गए थे। इसी दौरान एक जंग हुई, पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, लेकिन फिर माहिदा ताशकंद हुआ और भुट्टो साहब को मौका मिल गया। माहिदा ताशकंद वो माहिदा था जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कैदी थे उनको एक्सचेंज करना और जिन इलाकों पर कब्जा था वो कब्जा वापस करना था। अब चूंकि पाकिस्तान में इम्प्रेशन ये था कि हम जंग जीते हैं तो ये माहिदा ठीक नहीं लग रहा था। उस वक्त जनरल अयूब ने ये इम्प्रेशन दिया हुआ था कि हमने जंग में भारत को उड़ा कर रख दिया है। तो भुट्टो साहब ने इसी सेंटीमेंट को कैश करवाया और ये कहा कि जो जंग हमारे सिपाहियों ने मैदान में जीती थी वो जनरल अयूब खान साहब ने टेबल पर बैठकर
ہار دی ہے، اور ایسے بھٹو صاحب کھل کر جنرل ایوب کے مقابلے میں آ گئے۔ 1967 میں بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی اور سارے ملک میں کھانے کی چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ زبردست تقریر کرتے تھے۔ عبدالقادر حسن صاحب اکثر ان کی تقریروں کی اردو درست کیا کرتے تھے اور اردو کا تلفظ سکھاتے تھے کہ کون سا لفظ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اردو کے معاملے میں بھٹو صاحب کافی سیریس تھے۔ وہ اس وقت کے رائٹرز اور صحافیوں سے بھی مدد لیا کرتے تھے۔ خیر، تو بھٹو صاحب نے اپنی سیاست ڈیزائن کی جنرل صاحب کے بالکل اپوزٹ۔ جنرل صاحب پرو امریکہ تھے اور بھٹو صاحب ہوئے اینٹی امریکہ۔ جنرل صاحب کیپٹلسٹ تھے اور بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا سوشلزم ہماری معیشت۔ حالانکہ بھٹو صاحب خود ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے لیفٹ کی سیاست، غریب دوستی اور سوشلزم کا نعرہ لگایا۔ بلکہ نعرے سے یاد آیا کہ ان کا ہی ایک لگایا ہوا نعرہ ہے جو پاکستان کی سیاست میں آج تک سب سے اچھا نعرہ مانا جاتا ہے، اور وہ نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان۔ جو بندہ اتنا ذہین ہو جیسے کہ بھٹو صاحب تھے، اور پھر مزاج بھی ایسا ہو کہ جہاں کی ہوا چل رہی ہو اسی طرف چل پڑے، صحیح ٹائم آنے پر سکندر مرزا کے ساتھ ہو جاؤ اور 6 مہینے بعد اس کو بالکل بھول جاؤ۔ اگلے 6-7 سال ایک بندے کی تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکو، لیکن پھر اس کے خلاف ہی تحریک شروع کر دو، تو بھلا ایسے بندے کو طاقت میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ 1969 میں جنرل ایوب اپنی عوام سے گالیاں کھا کھا کر تھک گئے اور ریزائن کر کے چلے گئے، اور جاتے جاتے اپنے فیورٹ جنرل یحییٰ کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا گئے۔ جنرل یحییٰ کے بھی بہترین تعلقات تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، اور دوسری طرف بنگال میں پاکستان سے الگ ہونے کی تحریک اپنے پورے زور پر چل رہی تھی۔ دسمبر 1970 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے، جن میں صاف صاف میجورٹی لی مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ نے۔ سارے پاکستان میں 300 سیٹس ہوتی تھی اس وقت۔ 167 سیٹس جیت گئے شیخ مجیب۔ انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، لیکن ان کو پاور دینے کے لیے جنرل یحییٰ بھی نہیں مانے، اور بھٹو صاحب نے بھی پورا زور لگایا کہ اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے۔ ظاہر ہے اگر اجلاس بلا لیا جاتا تو الیکشن کے بعد ہونے والے اجلاس میں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا تھا کہ وزیر اعظم کسے بنایا جائے۔ تو اجلاس بلانے کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم ہوتے۔ دسمبر 1970 میں الیکشنز ہوئے، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا۔ الٹا 3 مہینے بعد ہوا یہ کہ شیخ مجیب کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، اور مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں غم و غصہ بڑھتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بھارت نے بھی مشرقی پاکستان میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ تقریباً ساری کی ساری پبلک اس وقت پاکستان کے خلاف ہوئی پڑی تھی، مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو ٹھیک ٹھاک مار پڑنا شروع ہو گئی۔ جنرل یحییٰ نے فوراً بھٹو صاحب کو ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا اور وزیر خارجہ بھی بنا دیا۔ اس وقت جنگ کے دوران جب پاکستانی فوجیوں کی جانیں جا رہی تھیں، آدھے سے زیادہ ملک ٹوٹ رہا تھا، مشرقی پاکستان کے شہری پاکستان میں مر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کو بہت بری شکست ہونے والی ہے، تب بھٹو صاحب یونائٹڈ نیشنز میں گئے۔ 15 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب نے وہ کاغذ پھاڑے اور ایک جذباتی تقریر کی کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ہم اپنی بے عزتی نہیں کروائیں گے، ہم 1000 سال لڑیں گے۔ For 4 days the Security Council has procrastinated. Why? Because the object was for Dhaka to fall. That was the object. It was to be from the beginning. All right, so what if Dhaka falls? So what if the whole of East Pakistan falls? So what if the whole of West Pakistan falls? So what if we are obliterated? We'll build a new Pakistan. We'll build a better Pakistan. We'll build a greater Pakistan. ان کی تقریر سے ایک بات تو بالکل صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، ان کے ذہن میں ایک اور بات چل رہی تھی، وہ یہ کہ we will build a new Pakistan, greater Pakistan۔ I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. اس تقریر کے اگلے دن ہی پاکستانی فورسز نے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد بھٹو صاحب پر یہ الزام لگا کہ بھٹو صاحب نے اپنی سیاست کو ملک سے اوپر رکھا ہے، اپنے اقتدار کی ہوس میں ملک کے ٹکڑے ہونے دیے۔ آج جب ہم آبجیکٹیولی تاریخ کی سٹڈی کریں تو یہ الزام کوئی زیادہ غلط نہیں لگتا۔
जंग के फौरन बाद भुट्टो साहब को जनरल यहिया ने सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, यानी मार्शल लॉ भी लगा हुआ है और जो मार्शल लॉ चला रहा है वो सिविलियन है, वो खुद सदर बन गए। पाकिस्तान अलग हुआ तो जनवरी 1972 को शेख मुजीब को आजाद करके बांग्लादेश भेज दिया। इस तरह एक पूरा चैप्टर खत्म हुआ। 1973 में जो हजारों पाकिस्तानी फौजी भारत ने कैद कर रखे थे, उन्हें छुड़ाने के लिए भुट्टो साहब भारत गए और शिमला एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में भारत ने ये लिखवाया कि मसला कश्मीर समेत जितने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मसले हैं वो हम खुद आपस में बैठकर हल करेंगे, कोई तीसरा मुल्क इसमें नहीं आएगा। यूएन या कोई तीसरी बॉडी या कोई तीसरा मुल्क इस सारे मामले में नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान बहुत कमजोर हो चुका था और ये बात मनवाने का असल मकसद ही ये था कि फिर पाकिस्तान ताकत के जोर पर कश्मीर हासिल नहीं कर सकेगा और कोई यूएन वगैरह दरमियान में आ नहीं सकते। तो इसका सीधा साधा मतलब यही हुआ कि कश्मीर भारत का हुआ और भुट्टो साहब ने कुछ नहीं सोचा और साइन कर दिए, क्योंकि उस वक्त लोगों को छुड़वाना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर था उन पर। बहरहाल 1973 में अपने फौजियों को छुड़वा लिया गया और 1973 में ही एक नया आइन भी बना दिया गया और इस आइन में सबको ही खुश कर दिया गया। अगर किसी ने कहा अंग्रेजी को खत्म किया जाए, उर्दू को कौमी जुबान बनाया जाए तो हो गया। मजहबी तबके ने यह कहा कि आइन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, ये भी शिक डाल दी गई। इस आइन में वजीर आजम के ओहदे को ताकतवर बनाया गया और जुल्फकार अली भुट्टो सदर के ओहदे को छोड़कर वजीर आजम बन गए। साथ ही साथ भुट्टो साहब ने एक हरकत ये की कि नेशनलाइजेशन पॉलिसी शुरू की। पॉलिसी ये थी कि हुकूमत कोई भी इदारा या इंडस्ट्री थोड़े से पैसे देकर खरीद सकती है और जब हुकूमत इस इदारे या इंडस्ट्री को खरीद लेगी तो ब्यूरोक्रेट इसको चलाएंगे। और साथ ही एक पॉलिसी ये भी बनाई कि जो पीपल्स पार्टी के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाएगा उसको बहुत ज्यादा नवाजा जाएगा और जो भी बंदा अपनी लॉयल्टी शो करता था उसको कोयले के डिपो का लाइसेंस दे दिया जाता। जो भी इदारे या इंडस्ट्री नेशनलाइज किए होते थे उनमें तैनात कर दिया जाता था। राशन डिपो यहाँ तक कि अफ्यून डिपो का लाइसेंस भी दे दिया जाता था। जाहिर है जब आप लोगों को पैसा देते हैं तो लोग आपको अपना राजिक, अपना देवता मानने लगते हैं। भुट्टो साहब ने अपने वर्कर्स की जेब में पैसा डाला, इन्हें रोजगार दिया और इनको बहुत सा नवाजा और फिर जाहिर है पब्लिक ऐसे लीडर को तो हमेशा याद रखती है। 1973 खत्म होने तक भुट्टो साहब ने अपने सारे बड़े बड़े फड्डे जो थे वो खत्म कर लिए थे और अब उन्होंने मुस्तकबिल के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। 1974 में भुट्टो साहब ने दो बहुत बड़े काम किए। पहला काम ये था कि उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाई। उस वक्त दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम थी, एक प्रो अमेरिका ब्लॉक था और दूसरा प्रो सोवियत यूनियन ब्लॉक था। जनरल अयूब दौर तक पाकिस्तान सीधा साधा प्रो अमेरिका चल रहा था, लेकिन भुट्टो साहब की सियासत एंटी अमेरिका थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सोवियत यूनियन के साथ भी एक हद से ज्यादा दोस्ती नहीं हो सकती थी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने भारत से दोस्ती कर रखी थी। तीसरी ऑप्शन थी नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये ऐसे मुल्कों का ब्लॉक था जो रूस और अमेरिका की कोल्ड वार का डायरेक्ट हिस्सा नहीं थे और ना बनना चाहते थे। उस ब्लॉक में भी भारत बहुत ताकतवर था। भुट्टो साहब को सूझी के एक इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहिए। इसी ब्लॉक बनाने की पहली कोशिश की भुट्टो साहब ने 1974 में। सारी दुनिया के इस्लामी लीडर्स को बुलाया गया, बहुत बड़ी ट्रांसमिशन हुई, सारी दुनिया में हेडलाइंस चली। दूसरा काम भुट्टो साहब ने ये किया कि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने उन्हें एक खत लिखा कि वो पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर पर काम करना चाहते हैं, तो भुट्टो साहब ने फौरन अपनी रजामंदगी शो की और पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज करवा दिया। कहते हैं कि ये दोनों काम अमेरिका और दुनिया के बाकी जो ठेकेदार बने हुए हैं उनको बहुत बुरे लगे थे, क्योंकि ना इस्लामी ब्लॉक किसी को मंजूर था और ना इस्लामी न्यूक्लियर पावर किसी को मंजूर थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि जब भुट्टो साहब ने ये दो काम किए थे तब ही जो दुनिया के ठेकेदार हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि भुट्टो को नहीं रहने देंगे हम। पाकिस्तान में जो भी ताकतवर वजीर आजम आता है उसको सिर्फ एक ही बात की पड़ी रहती है कि जो आर्मी चीफ हो वो उसका वफादार हो। पता नहीं ये इनसिक्योरिटी क्यों है, लेकिन ऐसा ही होता है कि प्रोफेशनलिज्म की बजाय वजीर आजम हमेशा वफादारियां ढूंढते रहते हैं और आखिर में यही सोच उनके गले पड़ जाती है, क्योंकि कोई भी आर्मी का बंदा सियासी जमात का वफादार कैसे होगा। लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब को अपनी वफादारियों का बिल्कुल वैसे ही यकीन दिलाना शुरू किया जैसे कभी भुट्टो साहब ने सिकंदर मिर्जा को दिलाया था।
था। भुट्टो साहब ने वही गलती की कि जो कभी सिकंदर मिर्जा ने की थी, यानी एक बंदा जो शदीद किस्म की तारीफें किया जा रहा हो उस पर यकीन कर लेना। वक्त के साथ साथ जैसे भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई थी जनरल अयूब के खिलाफ, इसी तरह की तहरीक उनके खिलाफ चलने लगी। 1977 में भुट्टो साहब शदीद अनपॉपुलर हो चुके थे और फिर कुछ वैसा ही सीन हुआ जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। प्रोटेस्ट करने वाले लोग संभाले नहीं जा रहे थे। भुट्टो साहब जनरल जियाउल हक पर चीखते थे कि तुमसे ये लोग संभाले क्यों नहीं जा रहे। बाकी बातें जरा पर्दे के पीछे की हैं, इसलिए तफसील से नहीं बताऊंगा। और वैसे भी जो पर्दे के पीछे की बातें होती हैं उनके सबूत नहीं हुआ करते, तो इसलिए उनको स्किप करवा देना ही मुनासिब है। अलबत्ता एक इशारा जरूर दे देता हूँ। भुट्टो साहब ने 4 जुलाई 1977 को ये ऐलान कर दिया कि तहरीक के जो चीफ हैं मुफ्ती महमूद, जो कि मौलाना फजलुर रहमान के वालिद थे, उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, 5 जुलाई की सुबह जब लोग उठे तो पता चला कि मार्शल लॉ लग गया हुआ है। अफवाहें जिनका कोई सबूत नहीं है वो ये हैं कि जनरल जियाउल हक ने प्रोटेस्टर पर गोलियां नहीं चलाईं। इस बात का गुस्सा था जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। उन्हें अपने मुखालिफिन के सामने झुकना पड़ा था, इसलिए वह अब जियाउल हक के साथ दो हाथ करना चाह रहे थे। इसलिए जियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया क्योंकि वो हजरत खुद रगड़े जा रहे थे। अगेन ये बात कहता चलूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन इन बातों की सेंस तो बनती है क्योंकि भुट्टो साहब एक वडेरे थे, उनको किसी के आगे झुकने की आदत नहीं थी। और अब अगर प्रोटेस्टर्स को जियाउल हक साहब ने बाय फोर्स नहीं रोका था तो फिर जियाउल हक साहब को सीधा करना तो बनता था। उसके बाद भी जब भुट्टो साहब को मुकम्मल कैद में नहीं रखा गया था, 2 बार भुट्टो साहब को छोड़ा गया और वो जब भी बाहर आते वो यही कहते कि जिया को अपने किए का हिसाब देना होगा। यानी बाहर निकलते ही भुट्टो साहब फिर से सियासत शुरू कर देते। शायद जिया साहब ये चाहते थे कि भुट्टो साहब कोई डील करें और मुल्क से बाहर चले जाएं और सारे मामला खत्म हो जाएं, लेकिन भुट्टो साहब ने ऐसा नहीं किया। हत्ता के बात यहाँ तक पहुँच गई कि जिया साहब ने कहा कि पूरे मुल्क में देखें कहीं पर कोई भुट्टो साहब के खिलाफ कोई मुकदमा है तो उसको निकाल कर लाएं। तो पता चला कि अहमद रजा कसूरी साहब ने एक FIR कटा रखी है भुट्टो साहब के खिलाफ। जी बिल्कुल वही अहमद रजा कसूरी साहब जो कभी भुट्टो साहब का बेहतरीन दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त जिसके साथ मिलकर भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल के इल्जाम में जियाउल हक के दौर में भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। आज भी ये बात कही जाती है कि वो फैसला पाकिस्तानी अदालतों के सबसे कमजोर फैसलों में से एक था और पीपल्स पार्टी तो खुल्लम खुला इसे जुडिशियल मर्डर कहती है। भुट्टो साहब की क्या बात करें, इनकी लेगेसी बहुत बड़ी थी। उन्हीं का दौर था जब पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर बनने के लिए काम पर आगाज हुआ था और उन्होंने एक अजीम और ताकतवर पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। लेकिन पाकिस्तान के टूटने में भी भुट्टो साहब के किरदार को रद्द नहीं किया जा सकता। जिस तरह की सियासत आज पाकिस्तान में हो रही है उसमें भुट्टो साहब का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि भुट्टो साहब ने ही पब्लिक के जोर पर सियासत करना भी सिखाई। भुट्टो साहब ना होते तो लेफ्ट की कोई जमात ही नहीं थी पाकिस्तान में। लेकिन भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन करके इकॉनमी भी तबाह कर दी, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर नौकरियां दी, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ गई। भुट्टो साहब एक जागीरदार थे, एक प्रिंस थे। बस यही मिजाज और यही किरदार उनको आखिर में ले डूबा। उन्हें ये लगता ही नहीं था कि उन्हें कुछ हो सकता है। जब वो जेल में थे उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर से कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता कि मुझे फांसी दी जाए। माई पीपल विल कम एंड रिमूव दीज वॉल्स ब्रिक बाय ब्रिक, ये कहना था भुट्टो साहब का। ना तो पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा सियासतदान आया, ना ही कोई इतने बड़े विजन वाला बंदा आया। लेकिन जैसे कोई वडेरा अपने हारियों के बारे में तो सोच सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी नहीं रख सकता जो उसे क्रिटिसाइज करते हों। वही हाल भुट्टो साहब का था। सारे पाकिस्तानी चाहे वो बंगाली हों भुट्टो साहब को अपने नहीं लगते थे। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स से प्यार करते थे, मगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर। ऐसे पाकिस्तानी जो भुट्टो साहब को पसंद नहीं करते थे उनके लिए वो कुछ भी अच्छा करने की तमन्ना नहीं रखते थे। और यही वजह थी कि ज़िया दौर में उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी हुकूमत चलती बनी। ग्रेट लीडर्स जो होते हैं उनकी सोच ये होती है कि वो अपने उन शहरियों से भी प्यार करेंगे और उनकी जिंदगी अपलिफ्ट करेंगे जो उनको वोट नहीं देते। पाकिस्तान को बहुत शिद्दत से जरूरत है किसी ऐसे लीडर की जो पाकिस्तान में इक्वल अपॉर्चुनिटी पैदा करे। ये ना देखे कि मेरा हल्का कौन सा है, जात कौन सी है, फिरका कौन सा है और जुबान कौन सी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा।